आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे निम्न दाब पर आसवन। अगर इसको इंग्लिश में देखें तो कहेंगे डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर। तो हम किसी पदार्थ का निम्न दाब पर क्यों आसवन या डिस्टिलेशन चाहते हैं, तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि यह विधि उन द्रवों के शोधन के लिए प्रयुक्त की जाती है जिनके क्वथनांक अति उच्च होते हैं अथवा जो अपने क्वथनांक या उनसे भी कम ताप पर अपघटित हो जाते हैं। तो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि निम्न दाब पर आसवन करने की आखिर ज़रूरत क्यों पड़ी, तो ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जो कि निम्न ताप पर यानी कम टेम्परेचर पर, लो टेम्परेचर पर या तो अपघटित हो जाते हैं यानी टूट जाते हैं, या फिर उनके क्वथनांक इतने ज़्यादा होते हैं कि हम उतना ज़्यादा टेम्परेचर अगर पहुंचाएंगे तो बहुत सारे ईंधन का अपव्यय होगा, बर्बाद होगा ईंधन। तो अगर हम प्रेशर को कम कर दें तो प्रेशर कम करने पर उनका क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है, कम ताप पर ही वस्तु उबलने लगती है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि मान लीजिए जैसे पानी है 100 डिग्री टेम्परेचर पर उबलता है, तो कहने का मतलब ये है कि जो वातावरण का प्रेशर है उस वातावरण के प्रेशर के विरोध में पानी के अणुओं का पानी की सतह को छोड़ करके उड़ना शुरू होता है, उसी को वाष्पन कहते हैं यानी भाप बनता है। तो कहने का मतलब कि भाप का मतलब पानी के अणु सतह को छोड़ रहे हैं पानी की। तो अगर प्रेशर कम कर दिया जाएगा, दाब कम कर दिया जाएगा तो और आसानी से छोड़ पाएंगे, और जितना आसानी से छोड़ पाएंगे उतना ही हमें कम गर्म करना पड़ेगा, यानी कम टेम्परेचर पे ही वो सतह को छोड़ने लगेंगे। इसीलिए जिन पदार्थों के क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट उच्च होते हैं तो दाब को अगर निम्न कर दिया जाए, प्रेशर को कम कर दिया जाए, तो कम ताप देने पर ही, कम गर्म करने पर ही वो उबलने लगते हैं, यानी उनका उबलना कम ताप पर भी संभव हो जाता है। तो इसलिए हम लोग निम्न दाब पर आसवन करते हैं ताकि ईंधन को बचाया जा सके जो पदार्थ उच्च ताप पर जो है उबलते हैं या जिनका बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक अति उच्च होता है। अब देखिए आगे देखते हैं। तो अब देखिए कह रहा है कि ऐसे द्रवों के पृष्ठ पर दाब कम करके क्वथनांक से कम ताप पर उबाला जाता है। अब इस बात को समझिए, जब दाब हम कम कर देंगे तो बॉइलिंग पॉइंट से कम ताप पर भी वो उबलने लगेगा। कह रहा है कोई भी द्रव उस ताप पर उबलता है जिस पर उसका वाष्प दाब बाह्य दाब के समान होता है। तो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस बात को समझिए कि कोई भी द्रव उस ताप पर बॉयल होता है जिस ताप पर वाष्प दाब बाह्य दाब के बराबर हो जाता है। कहने का मतलब कि जैसे हमको पानी को उबालना है तो पानी का जो दाब होगा जब वातावरण के दाब के बराबर होगा तब वो उबलना शुरू होगा। कहने का मतलब ये है कि वातावरण के दाब के विरोध में पानी के अणु वाष्प बन के दाब डालते हैं अपोजिट दिशा में। जैसे वातावरण के अणु पानी को नीचे को दबा रहे हैं गुरुत्वाकर्षण की तरफ, जिधर पृथ्वी पदार्थ को खींचती है, तो उसके विरोध में वाष्प को ऊपर ले जाना है। तो जब उतना ही दाब जितना लग रहा है उसके विरोध में वाष्प लगाएगी तब वो पदार्थ उबलने लगेगा, यानी उसी को हम बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक कहते हैं। दाब कम करने के लिए जल पंप अथवा निर्वात पंप का उपयोग किया जाता है। अब ध्यान दीजिए कि जाहिर सी बात है कि दाब किस चीज़ का है, हवा का दबाव है। तो हवा को अगर घटा दिया जाए तो दाब कम हो जाएगा। तो इसीलिए दाब कम करने के लिए जल पंप अथवा निर्वात पंप का उपयोग किया जाता है। अगर वैक्यूम क्रिएट कर दिया जाएगा, निर्वात क्रिएट कर दिया जाएगा, तो जो दाब है हवा का वो कम हो जाएगा। और जल पंप का मतलब पानी के अणुओं का खुद का जो दबाव है
वो कम हो जाए, तो उसके लिए जल पंप का उपयोग किया जाता है। चित्र 8.8 पृष्ठ 282। तो चित्र 8.8 देख लेते हैं। ये देखिए, कम दाब पर आसवन, निम्न दाब पर द्रव अपने क्वथनांक की अपेक्षा निम्न ताप पर उबलने लगता है। अब यहाँ पर देखिए, ये गर्म किया जा रहा है, ये फ्लास्क है हमारे पास, वायु नियंत्रित करने हेतु कैपिलरी। ये वायु को नियंत्रित करने के लिए ये कैपिलरी यानी बहुत पतली नलिका जो है यहाँ पर लगाई गई है। रोधनी मतलब रोकने के लिए यहाँ पर एक पेंच लगाया गया है। अब यहाँ पर देखिए, ये इधर से वाष्प बन के आएगी, इधर से जल का निकास होगा, इधर जल का प्रवेश होगा, ताकि जो है ये हमेशा नली ठंडी रहे और जो भाप के रूप में पानी बन रहा है फिर से यहाँ द्रव के रूप में इकट्ठा हो। ये आश्रित तरल है यानी डिस्टिल लिक्विड है। तो यहाँ पर देखिए निर्वात पंप लगा हुआ, यह मैनोमीटर है। ये मैनोमीटर लगाया गया है वायु के दाब को नापने के लिए। यहाँ पर निर्वात पंप यानी इधर के वायु को खींच करके यहाँ हम लोग कम दाब उत्पन्न करते हैं। तो इस प्रकार से ये विधि हम लोग अपनाते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि साबुन उद्योग में युक्त शेष लाई, जिसको स्पेंट लाई भी कहते हैं, से ग्लिसरॉल पृथक करने के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है। तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपसे डायरेक्ट नीट में क्वेश्चन पूछ लेगा कि कम दाब पर आसवन यानी डिस्टिलेशन अंडर लो प्रेशर का एग्जाम्पल क्या है। तो स्पेंट लाई से ग्लिसरॉल को अलग करना डिस्टिलेशन अंडर लो प्रेशर के अंतर्गत आता है। अब देखिए अगला हम लोग देखते हैं भाप आसवन यानी स्टीम डिस्टिलेशन। स्टीम डिस्टिलेशन अब पढ़ेंगे हम लोग, स्पेंट लाई इन सोप इंडस्ट्री। ये देखिए अब आगे आ जाता है हमारा स्टीम डिस्टिलेशन। स्टीम डिस्टिलेशन तो भाप आसवन में देखिए कह रहा है कि यह तकनीक उन पदार्थों के शोधन के लिए प्रयुक्त की जाती है जो भाप वाष्पशील हो परंतु जल में अमिश्रणीय हो। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि इस टेक्निक को हम उन पदार्थों के लिए उपयोग किया जाता है जो भाप के साथ वाष्पशील हो, यानी खुद उनका भी वाइपर बने भाप के साथ, लेकिन जल में अमिश्रणीय हो, जल में ना घुले, जल में घुलना नहीं चाहिए और भाप के साथ वाष्पशील होना चाहिए। ऐसे पदार्थों का उपयोग हम लोग भाप आसवन यानी स्टीम डिस्टिलेशन में करते हैं। ऐसे पदार्थों का आसवन कह रहा है, भाप आसवन में अशुद्ध द्रव को फ्लास्क में गर्म करते हुए इसमें भाप प्रवाहित की जाती है। तो भाप आसवन में क्या होता है कि अशुद्ध द्रव जो होता है उसको फ्लास्क में गर्म करते हुए इसमें भाप प्रवाहित करते हैं। भाप तथा वाष्पशील द्रव का मिश्रण संघनित कर एकत्र कर लिया जाता है। अब क्या करते हैं कि जो भाप होती है और जो वाष्पशील द्रव होता है जो भाप के साथ वाष्पशील हो जाएगा उसको एक संघनित यानी कंडेंसर में इकट्ठा कर लेते हैं। तत्पश्चात द्रव तथा जल को पृथककारी कीप द्वारा पृथक कर लेते हैं। अब जैसा कि यहाँ पर पहले ही बताया जा चुका है कि पानी में वो चीज़ घुलनशील नहीं होगी लेकिन भाप के साथ वाष्पशील होगी। तो जब भाप के साथ वाष्पशील है तो जैसे ही भाप बनेगी पानी की उसके साथ वो अमिश्रण अशुद्ध पदार्थ की भी जो है भाप बनेगी। अब दोनों एक बर्तन में इकट्ठा हो जाएंगे और उसको फिर वाष्प को द्रव अवस्था में बदला जाएगा जिसे हम संघनित या कंडेंसर कहते हैं। तो भाप के साथ तो वाष्पशील हो गया लेकिन जल में घुलनशील नहीं है। तो जब वो ठंडा होकर फिर पानी बनेगी भाप की तो वो पदार्थ जो आया है भाप के साथ वो अलग हो जाएगा और पानी अलग हो जाएगा, क्योंकि पानी में वो घुलनशील नहीं है। तो जब पानी में घुलनशील नहीं है तो उसका मिश्रण पानी अलग दिखेगा, वो अलग दिखेगा। तो क्या करते हैं फिर एक पृथककारी कीप का उपयोग करके हम उसको अलग कर लेते हैं। तो ये हमारी टेक्निक होती है।
कह रहा है भाप आसवन में कार्बनिक द्रव Pn तथा जल P2 के वाष्प दाब का योग वायुमंडलीय दाब P के समान होने पर द्रव उबलता है, अर्थात P बराबर P1 प्लस P2। तो ध्यान दीजिए, कोई भी पदार्थ हो उबलता तब है जब वायुमंडल का दाब उसके दाब के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पर पानी के साथ ये वाष्पशील द्रव भी मिला हुआ है, तो दोनों का दाब जब वायुमंडल के दाब के बराबर होगा तब जाके वो उबलना शुरू होगा। तो कह रहा है चूंकि P1 का मान P से कम है, अतः द्रव अपने क्वथनांक की अपेक्षा निम्नतर ताप पर ही वाष्पित हो जाता है। तो ध्यान दीजिए कि चूंकि जो दो द्रवों का दाब है वो मिला करके वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, एक का वायुमंडलीय दाब P से दाब कम रहता है, इसलिए क्या होता है कि जो द्रव होता है वो क्वथनांक की अपेक्षा निम्नतर ताप पर ही वाष्पित हो जाता है। तो वही कह रहा है कि चूंकि P1 का मान P से कम है, क्योंकि P बराबर P1 प्लस P2 है, तो जाहिर सी बात P1 का मान P से कम होगा, क्योंकि ये दोनों का योग है। अतः द्रव अपने क्वथनांक की अपेक्षा निम्नतर ताप पर ही वाष्पित हो जाता है। इस प्रकार जल तथा उसमें अविलेय पदार्थ का मिश्रण 373 केल्विन के पास उससे निम्न ताप पर ही उबल जाता है। तो चूंकि पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है, उसमें 273 जोड़ दें तो केल्विन में बदल जाएगा। तो 373 केल्विन का मतलब 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है, तो जब वो मिश्रण वाष्पशील इस पानी के साथ मिला देते हैं, तो जैसा कि यहाँ पर बताया गया कि अब वायुमंडलीय दाब P से कम दाब पर उबलेगा, तो इतने टेम्परेचर 373 केल्विन के पास उससे निम्न ताप पर ही उबल जाता है। अब देखिए कह रहा है कि प्राप्त होने वाले पदार्थ तथा जल के मिश्रण को पृथक्कारी कीप की सहायता से अलग कर लेते हैं। एनिलीन को इस विधि की सहायता से एनिलीन जल के मिश्रण में से पृथक किया जाता है। तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एनिलीन हमारा इस स्टीम डिस्टिलेशन का एग्जाम्पल हो जाएगा। चित्र 8.9 पृष्ठ 282। तो इसको देख लेते हैं। ये देखिए बना हुआ 8.9 भाप आसवन। तो यहाँ पर देखिए गर्म किया गया, इसमें जल भरा है और ये रोधनी नाल है, और यहाँ पर संघनित वाष्प है, मतलब जिसको फिर से कंडेंस करके यहाँ से निकाला जा सकता है। अब ये यहाँ पर आता है, तो ये दूसरा वो है यौगिक जिसे आश्रित करना। तो ये पदार्थ हो गया जिसको हमें आश्रित करना है, यानी डिस्टिलेशन जिसका करना है, यानी इसमें पानी भी मिला हुआ है और वो पदार्थ भी मिला है। तो यौगिक नहीं, ये जल है और ये पदार्थ है, मिले नहीं है आपस में, लेकिन इन दोनों का वाष्प एक साथ बनता है, पानी का भी इस पदार्थ का भी। तो अब देखिए क्या होगा कि यहाँ से जल है, इसको गर्म किया गया तो यहाँ से इसमें भाप आएगी, फिर यहाँ से जो है देखिए जल निकास है, मतलब इस नली को ठंडा रखना है ताकि ये भाप यहाँ पर फिर लिक्विड में बदल जाए। तो ये जल निकास है, तो अब यहाँ पर देखिए पानी की भाप इसके अंदर आएगी। ये पानी जब गर्म करेंगे तो ये भाप के माध्यम से भी गर्म होगा और ये गर्म भी किया जा रहा है। तो यहाँ से फिर दोनों का मिश्रण यहाँ से होते हुए पानी और ये यौगिक जिसे आश्रित या डिस्टिलेशन जिसका किया जाना है, दोनों मिल करके यहाँ पर आएंगे। अब यहाँ पर देखिए दोनों इकट्ठा होंगे और जब तक भाप अवस्था में रहेंगे तब तक ये पदार्थ और ये जल आपस में मिले हुए रहेंगे, लेकिन जैसे ही ठंडे होंगे तो पानी अलग हो जाएगा, आश्रित तरल अलग हो जाएगा। तो इस प्रकार से पानी और यहाँ पर आश्रित जल तरल इकट्ठा हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग ये क्रिया करते हैं। अब देखिए आगे हमारा आ जाता है विभेदी निष्कर्षण। विभेदी निष्कर्षण अंग्रेजी में इसे डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन बोलेंगे। तो डिफरेंट पदार्थों को बाहर निकालना किसी मिश्रण से, वो प्रक्रिया अब हम लोग
समझेंगे। तो देखिए कह रहा है कि इस विधि की सहायता से कार्बनिक यौगिकों को, कार्बनिक शब्द लगाना है क्योंकि हम कार्बनिक रसायन पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इस विधि की सहायता से कार्बनिक यौगिक को उसके जलीय विलयन में से ऐसे कार्बनिक विलय द्वारा निष्कर्षित किया जाता है जिसमें कार्बनिक यौगिक की विलेयता जल की अपेक्षा अधिक होती है। तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इस बात को ध्यान देना है कि हम इस विधि से इस विधि की सहायता से उस कार्बनिक यौगिक को उसके जलीय विलयन में से ऐसे कार्बनिक विलायक द्वारा निष्कर्षित किया जाता है जिसमें कार्बनिक यौगिक की विलेयता जल की अपेक्षा अधिक होती है। तो ध्यान दीजिए, जैसे दो दोस्त हों और हमारी किसी एक से ज़्यादा दोस्ती हो, तो ज़्यादा दोस्ती होगी तो जाहिर सी बात है कि जो दूसरा व्यक्ति है उससे वो दोस्ती कम कर देगा। तो इसी प्रकार से किसी जल में अगर कोई पदार्थ मिला हुआ है और उससे हमें किसी कार्बनिक यौगिक को अलग करना है, तो एक ऐसा कार्बनिक यौगिक उसमें मिलाते हैं जो जल में ज़्यादा विलेय हो। तो ज़्यादा विलेय होगा तो जल उसमें घुल जाएगा, जल में वो घुल जाएगा और जो दूसरा पदार्थ है वो अलग हो जाएगा। तो ये प्रक्रिया यहाँ पर अपनाई जाती है। तो वही कह रहा है कि इस विधि की सहायता से कार्बनिक यौगिक को उसके जलीय विलयन में से ऐसे कार्बनिक विलायक द्वारा निष्कर्षित किया जाता है जिसमें कार्बनिक यौगिक की विलेयता जल की अपेक्षा अधिक होती है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ विलायक यानी सॉल्वेंट वर्ड यूज किया गया। तो एक सॉल्यूट होता है, एक सॉल्वेंट होता है। तो किसी विलयन यानी सॉल्यूशन में जिसकी मात्रा ज़्यादा होगी उसे हम विलायक बोलेंगे और जिसकी मात्रा कम होगी उसे हम विलेय बोलेंगे, मोटी मोटी भाषा में। अब देखिए आगे कह रहा है कि जलीय विलयन तथा कार्बनिक विलायक अमिश्रणीय होने चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो जलीय विलयन है तथा कार्बनिक विलायक है ये आपस में मिलने नहीं चाहिए, अमिश्रणीय होने चाहिए ताकि वे दो परत बना सकें जिन्हें पृथक्कारी कीप द्वारा पृथक किया जा सके। तो जलीय विलयन तथा कार्बनिक विलायक अमिश्रणीय होने चाहिए। अब यहाँ पर देखिए एक चीज ध्यान देना है कि जो जलीय विलयन है तथा कार्बनिक विलायक यानी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है वो आपस में मिक्स ना हो ताकि वे दो परत बना सकें जिन्हें पृथक्कारी कीप द्वारा पृथक किया जा सके। अब देखिए आगे कह रहा है कि तत्पश्चात यौगिक के विलयन में से कार्बनिक विलायक को आसवन द्वारा दूर करके शुद्ध यौगिक प्राप्त कर लिया जाता है। तो फिर हम लोग सिंपल डिस्टिलेशन द्वारा प्योर कंपाउंड प्राप्त कर लेते हैं। अब देखिए कह रहा है कि विभेदी निष्कर्षण यानी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एक फ्रैक्शनल एक्सट्रैक्शन कह सकते हैं, डिस्टिलेशन है। तो विभेदी निष्कर्षण एक पृथक्कारी कीप में किया जाता है जैसा चित्र 8.10 पृष्ठ 283 में दर्शाया गया है। तो ये फिगर अभी देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए फिगर दिखाया गया है, विभेदी निष्कर्षण अवयवों का पृथक्करण विलेयता में अंतर पर आधारित होता है। तो सॉल्युबिलिटी डिफरेंस जो है उसके आधार पर हम लोग विभेदी निष्कर्षण करते हैं। विभेदी निष्कर्षण यानी डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन। तो यहाँ पर देखिए निष्कर्षण से पहले जलीय परत में कार्बनिक यौगिक और ये विलायक की परत है। ये जलीय परत में कार्बनिक यौगिक है, ये विलायक यानी सॉल्वेंट की परत है। अब क्या है, विलायक परत में कार्बनिक यौगिक। यहाँ पर विलायक की जो परत है, ये जो विलायक की परत है इसमें जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको डाल देता है और ये हमारी नीचे जलीय परत है। ये निष्कर्षण के पश्चात की स्थिति है। तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ कि पहले ये जो जल की परत है इसमें कार्बनिक यौगिक था, ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब जो हमने विलायक डाल दिया तो ये विलायक जो डाला गया इस कार्बनिक यौगिक की तुलना में जल से ज़्यादा जल में घुलनशील था,
इसलिए अब जो कार्बनिक यौगिक है वो विलायक की परत में आ गया और जलीय परत यहाँ नीचे हो गई। तो अब केवल जल बचा जलीय परत में। पहले जल और कार्बनिक यौगिक था। अब क्या हुआ कि जब हमने विलायक डाला तो विलायक में कार्बनिक यौगिक चला गया, क्योंकि पानी की तुलना में कार्बनिक यौगिक इस विलायक में ज़्यादा घुलनशील था। ये स्थिति बन गई जाकर। तो इस तरह से हम लोग सारी प्रक्रियाओं को करते हैं। अब देखिए आगे कह रहा है कि कार्बनिक विलायक में यौगिक की विलेयता अल्प होने की दशा में इस विधि में विलायक की काफ़ी मात्रा की आवश्यकता पड़ेगी। तो चूँकि कार्बनिक यौगिक में जो यौगिक हम निकालना चाहते हैं उसकी विलेयता बहुत कम होती है, इसलिए हमें बहुत सारा विलायक लेना पड़ेगा, क्योंकि जितना ज़्यादा होगा उतना ही उसमें ज़्यादा घुलेगा। इस दशा में यह परिष्कृत तकनीक का उपयोग हम करते हैं। तो इस दशा में एक परिष्कृत तकनीक का उपयोग करते हैं जिसे सतत निष्कर्षण यानी कॉन्टिन्यूअस एक्सट्रैक्शन कहते हैं। तो कॉन्टिन्यूअस ये प्रक्रिया चलती रहती है। इस तकनीक से उसी विलायक का उपयोग बार बार होता है। तो इस टेक्निक में क्या होता है कि हम लोग बार बार उसी सॉल्वेंट को यानी विलायक को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग जो है डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन यानी जो विभेदी निष्कर्षण है उसको समझ पाए। अब आगे आ जाता है, देखिए हमारा वर्ण लेखन। इसको क्रोमैटोग्राफी कहते हैं, क्रोमैटोग्राफी। तो क्रोमैटोग्राफी के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो देखिए कह रहा है कि क्रोमैटोग्राफी यानी वर्ण लेखन शोधन की एक अत्यंत महत्वपूर्ण तकनीक है जिसका उपयोग यौगिकों का शोधन करने में किसी मिश्रण के अवयवों को पृथक करने तथा यौगिक की शुद्धता की जांच करने के लिए विस्तृत रूप से किया जाता है। ध्यान दीजिए, सिर्फ यौगिक को पृथक करना ही मूल उद्देश्य नहीं है। यौगिकों को पृथक करने के साथ साथ शुद्धता की जांच भी हम क्रोमैटोग्राफी द्वारा कर सकते हैं। तो देखिए जैसा कि नाम से पता चल रहा है वर्ण लेखन, इसका मतलब कोई एक पट्टी टाइप होगी, उसमें किसी पदार्थ को भर दिया जाए तो अलग अलग प्रकार के रंग आ जाएंगे। तो उन्हीं रंगों के माध्यम से हम लोग, जैसे शुद्ध पदार्थ का हमें रंग पता हो तो जो रंग आएगा उसी से मैच कर लेंगे कि ये चीज़ ये है। क्रोमैटोग्राफी विधि का उपयोग सर्वप्रथम पादपों में पाए जाने वाले रंगीन पदार्थों को पृथक करने के लिए किया गया था। तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि क्रोमैटोग्राफी सबसे पहले किस चीज़ के लिए यूज की गई, जो पौधों से प्राप्त होते हैं रंगीन पदार्थ उनको अलग करने के लिए। क्रोमैटोग्राफी शब्द ग्रीक शब्द क्रोमा से बना है जिसका अर्थ है रंग। तो क्रोमा वर्ड का मतलब होता है रंग। इस तकनीक में सर्वप्रथम यौगिकों के मिश्रण को स्थिर प्रावस्था यानी स्टेशनरी फेज पर अधिशोषित कर दिया जाता है। तो ध्यान दीजिए, पहले अधिशोषित यानी एब्जॉर्ब कर दिया जाता है। दो शब्द हमने बताए थे, एब्जॉर्ब और एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन। जैसे सोखता है, पानी में डाल दिया जाए तो सोखता के अंदर सब जगह पानी के अणु बराबर हो जाएंगे, इसे एब्जॉर्प्शन कहते हैं, बी बकरी वाला बी। और एडजॉर्प्शन का मतलब होता है जैसे रबर की गेंद को पानी में डुबो दिया जाए तो रबर की गेंद में केवल ऊपर ऊपर पानी की परत समान रहेगी, अंदर नहीं पानी जाएगा। तो सतह पर अगर लेयर बन जाए पानी की तो उसे एडजॉर्प्शन कहते हैं, डाग वाला डी। इन दोनों बातों में अंतर समझिए। तो देखिए इस तकनीक में सर्वप्रथम यौगिकों के मिश्रण को स्थिर प्रावस्था यानी स्टेशनरी फेज पर अधिशोषित कर लिया जाता है, यानी किसी चीज के ऊपर चिपका लिया जाता है। स्थिर प्रावस्था ठोस अथवा द्रव हो सकती है। तो ध्यान दीजिए कि जो स्टेशनरी फेज है वो लिक्विड भी हो सकती है और सॉलिड भी हो सकती है। अब क्या करते हैं, इसके पश्चात स्थिर प्रावस्था में से प्रयुक्त विलायक यानी सॉल्वेंट
विलायकों के मिश्रण अथवा गैस को धीरे धीरे प्रवाहित किया जाता है। तो किसी चीज़ में हम पहले एडजॉर्ब कर लेंगे और वो एडजॉर्ब होने वाली प्रावस्था हमारी ठोस भी हो सकती है, द्रव भी हो सकती है। इसके बाद क्या करते हैं कि स्थिर प्रावस्था में से प्रयुक्त जो विलायक है, तो विलायकों का मिश्रण, या तो विलायक हो सकता है या मिश्रण भी हो सकता है, अथवा गैस हो सकती है, इसको धीरे धीरे प्रवाहित किया जाता है। इस प्रकार मिश्रण के अवयव क्रमशः एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं। तो धीरे धीरे जब प्रवाहित करेंगे तो एक एक जो भी मिश्रण जिस हिसाब का होगा वो अपने आप धीरे धीरे अलग होता जाता है। गति करने वाली प्रावस्था को गतिशील प्रावस्था यानी मोबाइल फेज कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज दो अवस्थाएं हैं हमारे पास। तो क्रोमैटोग्राफी में दो प्रावस्थाएं हैं, स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज। तो ध्यान दीजिए कि इस तकनीक में सप्तह यौगिकों के मिश्रण को स्थिर प्रावस्था यानी स्टेशनरी फेज पर पहले अधिशोषित किया जाता है, यानी एडजॉर्ब किया जाता है। फिर स्थिर प्रावस्था ठोस अथवा द्रव हो सकती है। जो स्थिर प्रावस्था है हमारी, या तो ठोस हो सकती है, द्रव हो सकती है। इसके पश्चात स्थिर प्रावस्था में से उसी जो स्टेशनरी फेज है उसमें से जो विलायक है वो मिश्रण भी हो सकता है या गैसें हो सकते हैं, उनको धीरे धीरे प्रवाहित किया जाता है। तो इस प्रकार मिश्रण के अवयव क्रमशः एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं। अब गति करने वाली प्रावस्था को मोबाइल फेज या गतिशील प्रावस्था कहते हैं। ये दो बातें निकल के सामने आ गई। अब अगर हम फिगर को देखेंगे तो और अच्छे से अभी समझ में आएगा। अब देखिए आगे क्या कह रहा है। कह रहा है अंतर्ग्रस्त सिद्धांतों के आधार पर वर्ण लेखन यानी क्रोमैटोग्राफी को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। इनमें से दो हैं, एक तो अधिशोषण वर्ण लेखन एडजॉर्प्शन क्रोमैटोग्राफी, दूसरी है वितरण वर्ण लेखन यानी पार्टीशन क्रोमैटोग्राफी। तो एडजॉर्प्शन क्रोमैटोग्राफी और पार्टीशन क्रोमैटोग्राफी दो प्रकार की क्रोमैटोग्राफी हमारे सामने है। अब यहाँ पर देखिए फिगर बनाया गया है, कॉलम क्रोमैटोग्राफी, किसी मिश्रण के अवयवों को पृथक करने की विभिन्न स्थितियाँ। तो यहाँ पर देखिए ये सॉल्वेंट है यानी विलायक, अब यौगिकों का ये मिश्रण है, का खा गा तीन प्रकार का है। अब यहाँ पर देखिए अधिशोषक स्थिर प्रावस्था, यहाँ पर स्थिर स्टेशनरी फेज है। अब ये कांच की रुई है, मतलब कांच में रुई डाल दी गई, यहाँ से देखिए बंद है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए इससे जैसे धीरे धीरे गुजारा गया तो यहाँ पर देखिए का हो गया और खा प्लस गा, यानी का अलग हुआ और खा प्लस गा, अभी ये दोनों मिले हुए हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जैसे जैसे और नीचे लाया गया तो यहाँ पर का खा गा तीनों अलग अलग रंग में पृथक हो गए। तो इस प्रकार से यहाँ पर होता है। तो देखिए यहाँ पर पदार्थ को गुजारा गया, यहाँ पर स्थिर अधिशोषक स्थिर प्रावस्था है ये वाला नीचे। अब इससे गुजारा जा रहा है तो पहले का अलग हुआ, फिर खा गा साथ रहे, फिर और नीचे लाया गया तो का खा गा तीनों अलग अलग हो गए। ये काम बहुत धीरे धीरे मतलब स्लो गुजारा जाता है। अब यहाँ पर देखिए जो क्रोमैटोग्राफी है, वर्णलेखन या क्रोमैटोग्राफी, इसके कई पार्ट हैं तो इनको पढ़ने में थोड़ा समय लगेगा, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए आज का लेक्चर बस यहीं तक।